किसी रुकावट के सरकारी सर्कुलर, डीप फेक, डिजिटल सिग्नेचर और जटिल नीतियां जनरेट कर सकता है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो गई है। मतलब कोई रगड़ या रुकावट है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे एआई ने किसी बड़े स्तर की जालसाजी को बस एक बटन दबाने जितना आसान बना दिया है। सही बात है। और यहाँ सिर्फ तकनीक की क्षमता की बात नहीं हो रही है, नहीं। बल्कि इंसानी मनोविज्ञान पर पड़ने वाले असर की भी बात है। पेपर्स में इसके लिए एक बहुत सटीक टर्म इस्तेमाल हुआ है, कॉग्निटिव एजेंसी सरेंडर। कॉग्निटिव एजेंसी सरेंडर। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? देखिए, जब चीजें बहुत आसानी से, एकदम सटीक लेआउट और आधिकारिक भाषा के साथ आपकी स्क्रीन पर आती है ना, तो दिमाग एनालाइज करना बंद कर देता है। अच्छा, मतलब हम उसे सच मान लेते हैं बस देखकर? हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े निर्णय लेने वाले अधिकारी भी बिना जांचे परखे एआई के आउटपुट पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। ये समर्पण इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम में कोई घर्षण या रुकावट नहीं है जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। मतलब अगर कोई पीडीएफ बिल्कुल असली सरकारी मेमो जैसी दिख रही है, उसमें सही लोगो लगा है और कानूनी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो इंसान का दिमाग शॉर्टकट लेता है। एकदम सही। और यहीं पर शासन के सामने एक बहुत बड़ा और जटिल विरोधाभास खड़ा होता है। दस्तावेजों में इसे पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल वर्सेस ट्रुथ कहा गया है। नियंत्रण बनाम सत्य का विरोधाभास। तो ये विरोधाभास असल में काम कैसे करता है? क्या ये जानकारी को छिपाने और दिखाने के बीच की कोई जंग है? कुछ हद तक हाँ। अगर कोई सिस्टम इस डर से सूचनाओं को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करता है, यानी एक्सेस को पूरी तरह बंद कर देता है या बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगाता है, तो सच विकृत हो जाता है। अच्छा, क्योंकि तब कोई जानकारी बाहर आ ही नहीं पाती। बिल्कुल। अत्यधिक नियंत्रण से सत्ता का एकाधिकार पनपता है। लेकिन दूसरी तरफ भी एक भारी खतरा है। मैं समझ रहा हूं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल नदी के पानी की तरह हो गया। नदी का पानी कैसे? मतलब अगर आप पानी को एक जगह रोककर पूरी तरह बर्फ बना देंगे, यानी अत्यधिक नियंत्रण लगा देंगे, तो वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वो एक तरह से मृत हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप उस नदी को बिना किसी बांध के पूरी तरह खुला छोड़ देंगे, यानी कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो पानी का अनियंत्रित बहाव बाढ़ ला देगा और सब कुछ तबाह कर देगा। ये तुलना बहुत ही सटीक है। बिना नियंत्रण के हेरफेर, भ्रामक जानकारी और सिंथेटिक दस्तावेज पूरे सिस्टम में बाढ़ की तरह फैल जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। बिल्कुल। असली चुनौती इस ऑप्टिमल जोन को खोजने की है, जहां पारदर्शिता भी हो और सुरक्षा भी बनी रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बांध को तकनीकी रूप से कैसे बनाया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि जानकारी का बहाव भी सुचारू रहे और वो सुरक्षित भी रहे? इसके लिए रिसर्च पेपर्स एक बहुत ही उन्नत समाधान पेश करते हैं, जिसे वर्जन्ड ट्रूथ आर्किटेक्चर कहा गया है। वर्जन्ड ट्रूथ आर्किटेक्चर, ये पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है? पारंपरिक रूप से किसी दस्तावेज को सुरक्षित करने का मतलब उसे स्टैटिक या स्थिर बना देना माना जाता था, जैसे किसी दस्तावेज को पीडीएफ में बदलकर लॉक कर देना। ताकि कोई उसे एडिट ना कर सके। हाँ, लेकिन ये नया आर्किटेक्चर कहता है कि दस्तावेजों को स्थिर रखने के बजाय उनके इवोल्यूशन या विकास को ट्रैक करना ज्यादा सुरक्षित है। यानी सिर्फ एक अंतिम कॉपी रखने के बजाय शुरुआत से लेकर अंत तक के हर बदलाव का रिकॉर्ड रखना। उससे भी थोड़ा आगे, इसमें इम्यूटेबल लॉग्स यानी अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड का इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब कोई चाहकर भी उस रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का फोल्डर नहीं है। ये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके ये सुनिश्चित करता है कि जो एक बार दर्ज हो गया उसे कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी डिलीट या बदल नहीं सकता। ये तो बहुत सुरक्षित लग रहा है। और इसमें पब्लिक डिफ ट्रैकिंग होती है, मतलब क्या बदला गया, कब बदला गया और सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों बदला गया। हर बदलाव के साथ उसका जस्टिफिकेशन जुड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक असली दस्तावेज की पूरी एक ऑडिट ट्रेल होगी, जबकि अगर कोई एआई रातों रात एक नकली नियम या मेमो जनरेट करता है तो उसका कोई इतिहास नहीं होगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। उसकी जड़ें नहीं होंगी। और ये आर्किटेक्चर सिर्फ दस्तावेज के स्तर पर काम नहीं करता, बल्कि उस पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देता है जहां ये दस्तावेज रखे जाते हैं। और यहीं पर कॉन्फिडेंशियल ट्रैक और एफसीएसी की भूमिका आती है, जिसके बारे में स्रोत सामग्री में काफी बात की गई है। जी हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये रैग या आरएजी असल में क्या होता है और ये काम कैसे करता है। देखिए, आरएजी का पूरा नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो जब एआई से कोई सवाल पूछा जाता है ना,
तो वो सिर्फ अपनी मेमोरी से जवाब बनाने के बजाय पहले एक सुरक्षित डेटाबेस में जाता है। अच्छा, मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल, वो वहां जाकर उससे जुड़े असली और प्रमाणिक दस्तावेजों को खोजता है, जिसे रिट्रीवल कहते हैं, और फिर उन दस्तावेजों के आधार पर अपना जवाब तैयार करता है, यानी ऑगमेंटेड जेनरेशन। तो इससे एआई के हैलुसिनेशन पर लगाम लगती होगी। हाँ, वो जो एआई की अपनी तरफ से कुछ भी गढ़ लेने की आदत होती है ना, ये उसे रोकता है। हाँ, ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियल शब्द क्यों जुड़ा गया है? वो इसलिए क्योंकि जब सरकारी नीतियों या खुफिया डेटा की बात आती है, तो आप नहीं चाहेंगे कि एआई का कोई भी मॉडल उस डेटाबेस में खुलेआम घूमे और सब कुछ पढ़ ले। हाँ, प्राइवेसी तो बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में। इसलिए कॉन्फिडेंशियल रैग में पाइनकोन और वीविएट जैसे एन्क्रिप्टेड वेक्टर डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ डेटा सिर्फ सादे टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता, बल्कि वो कूटलिखित रूप में होता है। और यहीं पर FCAC यानी फेडरेटेड कंप्यूटिंग एज कोड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर डेटा एन्क्रिप्टेड है तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि किसे वो डेटा देखने की अनुमति है? बिल्कुल, आपने एकदम सही कड़ी पकड़ी है। जब कई अलग-अलग सरकारी विभाग एक साथ काम करते हैं, तो अक्सर सुरक्षा में सेंध लगती है। एक विभाग से दूसरे विभाग में डेटा जाते हुए। हाँ, और FCAC इस समस्या को बुनियादी स्तर पर सुलझाता है। ये शासन को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांट देता है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, यानी संवैधानिक शासन, जो सिर्फ ये तय करता है कि किसे क्या अनुमति है और नियम क्या हैं। एकदम सही। और दूसरा है प्रोसीजरल गवर्नेंस या कार्यप्रणाली शासन, जो ये तय करता है कि असल में डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी। FCAC इन दोनों को कभी आपस में मिलने नहीं देता। लेकिन जमीनी स्तर पर ये अलगाव कैसे काम करता है? स्रोत सामग्री में ECT और DPOP जैसे काफी भारी भरकम शब्द हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ECT या एनवेलप कैपेबिलिटी टोकन एक तरह का बेहद सुरक्षित डिजिटल पासपोर्ट है। ठीक है, एक डिजिटल पासपोर्ट जिस पर लिखा है कि आप किस डेटा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई उस पासपोर्ट को चुरा भी तो सकता है ना। हैट ऐसे यही करते हैं। इसीलिए DPOP यानी प्रूफ ऑफ पोजेशन का इस्तेमाल होता है, जो एक फिंगरप्रिंट की तरह है। अच्छा, तो पासपोर्ट के साथ फिंगरप्रिंट भी चाहिए? हाँ, ये क्रिप्टोग्राफिक रूप से साबित करता है कि जो मशीन या व्यक्ति इस पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, वो असल में उसी का असली मालिक है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है। अगर हर बार हर छोटी सी जानकारी निकालने के लिए सिस्टम को इस तरह के डिजिटल पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर चेक करने पड़े, तो क्या ये पूरा नेटवर्क बहुत धीमा और बोझिल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। मतलब हर बार अनुमति के लिए किसी केंद्रीय सर्वर के पास जाना तो बहुत समय लेगा। और पारंपरिक नेटवर्क में ठीक ऐसा ही होता है। हर बार परमिशन चेक करने के लिए एक केंद्रीय पॉलिसी इंजन के पास जाना पड़ता है। लेकिन FCAC की असली ताकत इसी बात में है कि वो ऐसा नहीं करता। तो फिर वो कैसे करता है? इसमें ये वेरिफिकेशन लोकल होता है। लोकल वेरिफिकेशन? लेकिन बिना मुख्य सर्वर से पूछे ये कैसे संभव है कि अनुमति सही है या नहीं? ये पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के जरिए संभव होता है। आपके डिजिटल टोकन में ही सारे नियम और अनुमतियां क्रिप्टोग्राफिक रूप से हार्ड कोडेड होती हैं। अच्छा, मतलब टोकन अपने आप में पूरा रूल्स का सेट लेके चलता है। जी, और उस पर मुख्य अथॉरिटी का डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो जिस सर्वर से जानकारी मांगी जा रही है ना, उसके पास उस सिग्नेचर को जांचने की पब्लिक की होती है। ओह, तो उसे किसी केंद्रीय अथॉरिटी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वो टोकन को देखकर गणितीय रूप से खुद वहीं के वहीं उसकी सच्चाई जान सकता है। इससे नेटवर्क ट्रैफिक बचता है, गति तेज रहती है और सुरक्षा भी बनी रहती है। ये तो एक शानदार मैकेनिज्म है। मतलब बाहरी हैकिंग या अनाधिकृत एक्सेस से बचाव का ये तरीका बहुत मजबूत है। लेकिन चलिए चर्चा का रुख थोड़ा बदलते हैं। हाँ, बताइए। ये तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सुरक्षित जानकारी जिस AI सिस्टम को दी जा रही है, वो AI खुद ही अपने कॉग्निटिव लेवल या दिमागी स्तर पर कोई गलती कर दे? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब अगर AI सुरक्षित दस्तावेज पढ़कर भी कोई गलत नीति बना दे या किसी गलत नतीजे को सच मान ले तो क्या होगा? ओह, ये इस पूरे आर्किटेक्चर का सबसे नाजुक हिस्सा है। और रिसर्च पेपर्स में इस खतरे को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, जनरेटिव मोड कोलैप्स। जनरेटिव मोड कोलैप्स? ये कोलैप्स या पतन कैसे होता है? देखिए, जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए अक्सर कई AI मॉडल्स को एक साथ काम पर लगाया जाता है ताकि बेहतर नतीजे मिल सके। हाँ।
लेकिन जब कई एक जैसे होमोलोगस मॉडल्स एक साथ काम करते हैं ना, तो अक्सर वे सच खोजने के बजाय सिर्फ एक दूसरे की बात से सहमत होने लगते हैं। अरे ये तो अजीब बात है। पेपर्स में इसे सिस्टमैटिक साइकोफेंसी यानी प्रणालीगत चापलूसी कहा गया है। एक मॉडल ये सोचता है कि अगर दूसरा मॉडल ये कह रहा है तो मुझे भी यही कहना चाहिए, ताकि नेटवर्क में एक मत बना रहे। वो विविधता और आलोचनात्मक सोच पूरी तरह खो देते हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इंसानों के ग्रुप थिंक की बात हो रही हो, एकदम सही। जहां किसी बोर्ड मीटिंग में कोई भी कर्मचारी बॉस से या बाकी लोगों से असहमत नहीं होना चाहता, इसलिए सब एक ही गलत फैसले पर मोहर लगा देते हैं। बिल्कुल। एआई भी इसी ग्रुप थिंक का शिकार होता है। और इसी प्रणालीगत चापलूसी को तोड़ने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया ढांचा तैयार किया है, जिसे मल्टी एजेंट एआई वैलिडेशन कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक डेविल्स एडवोकेट आर्किटेक्चर शामिल होता है। डेविल्स एडवोकेट, ये काम कैसे करता है? क्या हम जानबूझकर एआई को आपस में लड़वाते हैं? लड़वाना शायद सही शब्द न हो, लेकिन हाँ, हम जानबूझकर उनमें वैचारिक घर्षण पैदा करते हैं। इस आर्किटेक्चर में 3 मुख्य एजेंट्स होते हैं। 3 एजेंट्स, वो कैसे काम करते हैं? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नई टैक्स पॉलिसी का विश्लेषण हो रहा है। पहला एजेंट है जेनरेटर, जो सारे दस्तावेज पढ़कर एक प्राथमिक उत्तर या पॉलिसी का सारांश बनाता है। ठीक है, ये तो बेसिक काम हो गया। फिर आता है दूसरा एजेंट, क्रिटिक या आलोचक। इसका काम सिर्फ और सिर्फ उस जेनरेटर के उत्तर में कमियां निकालना और कानूनी खामियां ढूंढना है। तो ये सिर्फ गलतियां निकालने के लिए प्रोग्राम किया गया? सही कहा। और फिर आता है तीसरा एजेंट, डाइवर्जेंस एजेंट। इसका काम ना तो पॉलिसी बनाना है और न ही गलतियां निकालना। तो फिर ये क्या करता है? इसका काम है जानबूझकर एक बिल्कुल अलग नजरिया या वैकल्पिक तर्क सामने रखना। जैसे, क्या हमने इस पॉलिसी का असर छोटे व्यापारियों पर सोचा है? ये सच में किसी शानदार कोर्टरूम ड्रामा की तरह है। मतलब अदालत में सिर्फ एक जज नहीं होता जो अकेले सब कुछ तय कर दे। वहां एक सरकारी वकील होता है, एक बचाव पक्ष का वकील होता है, जो आपस में जिरह करते हैं या सबूतों को चुनौती देते हैं। बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है ये। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम इन एआई मॉडल्स को आपस में बहस करते हुए देखते हैं, तो हमारा अपना दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। और न्यूरोसाइंस भी इसी बात की पुष्टि करता है। पेपर्स में बताया गया है कि जब इंसान इस तरह के बौद्धिक टकराव को देखता है, तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो विश्लेषणात्मक सोच के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम सिस्टम टू थिंकिंग कहते हैं। जी हाँ, फ्रिक्शनलेस कॉग्निशन जो हमें पैसिव बना रहा था, ये डेविल्स एडवोकेट मॉडल उस फ्रिक्शन को वापस ले आता है। ये इंसान को निष्क्रिय उपभोक्ता से निकालकर एक सक्रिय विश्लेषक बना देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक और तकनीकी सवाल पैदा होता है। वो क्या? जब 3 या उससे ज्यादा एआई एजेंट्स आपस में बहस कर रहे हैं, कोई जनरेट कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई नया नजरिया दे रहा है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि अंततः किस दिशा में जाना है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब डेटा इतना विशाल और जटिल हो, तो उनका मार्गदर्शक क्या होगा? इस पूरी भूल भुलैया में उनका नॉर्थ स्टार क्या है? यही वो जगह है जहां हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। इस मार्गदर्शन के लिए रिसर्च पेपर्स में मेटा कांस्टेंट फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया है। स्रोत सामग्री पढ़ते समय एक जगह 11D रियलिटी मॉडल और एंट्रोपिक ड्रिफ्ट जैसे शब्दों का जिक्र आया था। क्या इसका संबंध इसी मेटा कांस्टेंट से है? पहले ये समझना होगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं। बिल्कुल, इनका सीधा संबंध है। 11D रियलिटी मॉडल का मतलब ये नहीं है कि हम 11 आयामों वाले किसी ब्रह्मांड में रह रहे हैं। अच्छा, मैं तो कुछ वैसा ही सोच रहा था। नहीं, ये डेटा साइंस का एक तरीका है ये बताने का कि एआई एक ही समय में हजारों लाखों अलग अलग पैमानों या डायमेंशंस पर डेटा को प्रोसेस कर रहा है। बहुत ही हाई लेवल प्रोसेसिंग। हाँ, और जब डेटा इतना ज्यादा और जटिल हो जाता है ना, तो एआई के निष्कर्ष अक्सर तार्किकता से दूर एक तरह के अराजक भटकाव की ओर जाने लगते हैं। इस भटकाव को ही एंट्रोपिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यानी जानकारी के उस महासागर में एआई खुद ही अपना रास्ता भूलकर किसी भी खतरनाक या अजीब नतीजे पर पहुंच सकता है। ठीक कहा। और इसी एंट्रोपिक ड्रिफ्ट को रोकने के लिए मेटा कांस्टेंट काम आता है। ये एक सार्वभौमिक नैतिक बेसलाइन है। तो इस बेसलाइन में क्या शामिल है? इसके 4 मुख्य स्तंभ है। पहला, हार्म रिडक्शन, यानी नुकसान कम करना। दूसरा, डिग्निटी प्रिजर्वेशन या मानवीय गरिमा बनाए रखना।
तीसरा फेयरनेस यानी निष्पक्षता, और चौथा ट्रूथ सीकिंग यानी सत्य की खोज। तो क्या ये एआई के लिए बनाए गए कुछ सख्त नियम हैं, जैसे तुम्हें नियम 1 और 2 का पालन करना ही होगा? नहीं, और यही इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खासियत है। पेपर जोर देकर कहते हैं कि 11D जैसे जटिल डेटा स्पेस में कठोर नियम काम नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत सख्त नियम बनाएंगे तो एआई उन नियमों को शाब्दिक रूप से मानकर कुछ बहुत ही विनाशकारी कर सकता है। इसलिए मेटा कांस्टेंट कोई नियम पुस्तिका नहीं है, बल्कि एक कंपस है। अच्छा, एक रेफरेंस कंपस। मैं इसे एक बहुत ही स्पष्ट रूपक से समझ पा रहा हूं। बताइए। ये मेटा कांस्टेंट असल में गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह काम करता है। मतलब जानकारी चाहे कितने भी उच्च आयामों में घूम रही हो, चाहे एआई आपस में कितनी भी जटिल बहस कर रहे हो, ये मेटा कांस्टेंट एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। बहुत खूब। जो उस पूरी बहस को खींचकर इंसानी मूल्यों, गरिमा और निष्पक्षता की जमीन से बांध कर रखता है, ताकि सिस्टम की अपनी एफिशिएंसी या गति के चक्कर में इंसान की भलाई पीछे ना छूट जाए। ये एक बेहद खूबसूरत और सटीक व्याख्या है। जब कई एजेंट्स बहस करते हैं ना, तो अंततः वही तर्क जीतता है जो इन 4 स्तंभों के सबसे करीब होता है। यही उनका नॉर्थ स्टार है। तो आज की इस पूरी चर्चा ने कई जटिल परतों को खोला है। ये साफ हो गया है कि खतरे केवल बाहरी हैकर से नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर पनपने वाले फ्रिक्शनलेस विश्वास और एआई की चापलूसी से भी हैं। और ये बात सिर्फ कुछ सरकारी सर्वरों को सुरक्षित करने तक सीमित नहीं है। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो इसका सीधा असर समाज के संस्थागत विश्वास पर पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर कल को लोग डिजिटल रूप से जारी किसी सरकारी आदेश, नीति या सूचना पर भरोसा ही न कर पाएं, तो पूरा सामाजिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। एकदम सही बात है। वर्जिन्स ट्रूथ से लेकर एफसीएसी के क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स और डेविल्स एडवोकेट एआई से लेकर मेटा कांस्टेंट तक, ये सभी तकनीकें असल में उस भरोसे को ही बचाने की कवायद हैं। बिल्कुल सही। भरोसे के बिना किसी भी तकनीकी प्रगति का कोई मोल नहीं है। एकदम सच कहा आपने। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो इस पूरी बातचीत से निकलकर सामने आता है, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि सच को सुरक्षित रखने के लिए और एआई को गलती करने से रोकने के लिए हमें एआई के अंदर ही एक डेविल्स एडवोकेट डालना पड़ रहा है। हम मशीनों से कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए आपस में बहस करो, एक दूसरे की कमियां निकालो और समालोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करो, ताकि हम सही नतीजे पर पहुंच सकें। ये एक दिलचस्प स्थिति है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर हमारी मशीनें हमारे लिए सारे तर्क वितर्क, सारी बहस और सही गलत पहचानने का काम खुद ही इतनी कुशलता से करने लगेंगी, तो क्या भविष्य में इंसान अपनी खुद की बहस करने, वैचारिक रूप से असहमत होने और समालोचनात्मक तरीके से सोचने की अपनी प्राकृतिक क्षमता पूरी तरह से खो देंगे? ये बहुत ही डरावना विचार है। क्या जानकारी को सुरक्षित करने की इस होड़ में इंसान अपनी सोचने की जिम्मेदारी ही मशीनों को आउटसोर्स कर रहा है? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ आज की इस गहरी तकनीकी और वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों, इस विचार पर जरूर सोचिएगा।